हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और देखिए, पिछला जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर जो एडीओ का, जैसे कि हम लोग एडीओ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछला सेट में हम लोग प्रश्न संख्या मतलब सेट नंबर 11 का प्रश्न संख्या 60 तक देख चुके थे। कुछ तकनीकी समस्या के कारण बीच में ये वीडियो को रोकना पड़ा। तो आज हम लोग 60 के बाद से उसके जितने 40 प्रश्न जो बचे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं 61 प्रश्न क्या कह रहा है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। देखिए, यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग यहीं तक कर चुके थे। आज हम लोग 61 से देखेंगे। कह रहा है कि किस कारण से, प्रश्न संख्या 61 सीधे हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या विचलन के कारण। तो देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और देखिए, जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में मौजूद गैसों, मतलब जो गैस और गैस और कणों की वजह से क्या होता है, प्रकाश का बिखराव होता है। और इस प्रक्रिया में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा आता है, इसलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 62। ये कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, विद्युत फ्यूज ना विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन, देखिए तापीय प्रभाव किसमें, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, क्या होता है ना कि अत्याधिक जब जब अत्याधिक धारा फ्यूज के माध्यम से प्रवाहित होती है तो इसे गर्म करता है, और मतलब ये जो उसे गर्म करता रहता है, और पिघलने के कारण क्या होता है, फ्यूज जो है तात्कालिक विद्युत धारा को रोक देता है। अब सभी लोगों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय अधिक मात्रा में विद्युत धारा आ जाती है, तो वो उस समय फ्यूज क्या होता है, पिघल जाता है, और जो अंदर बिजली की जो सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। इसकी वजह से जो अंदर उपकरण होते हैं बिजली से बने वो सब बच जाते हैं, उसमें मतलब ज्यादा बिजली नहीं जाती है। अगला है 63 कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, sp sp2 sp3 या d sp2। तो देखिए, इसमें कह रहा है जल में, तो देखिए जल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या की संकरण की जो अवस्था होती है ना, ये sp3 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है C6H14 के लिए संरचनात्मक समयों की संख्या क्या हो, 2 3 4 या 5। तो इसमें दे रहा है C6H14, जिसे हम लोग हेक्सेन कहते हैं, इसका नाम इसको बोला जाए, इसका नाम जो कहलाता है हेक्सेन कहलाता है, ठीक है। और पूछा क्या है कि इसमें समायों की संख्या क्या हो, तो देखिए इसमें जो समायों की संख्या होती है ना, 5 होती है। क्या होती है, 5 होती है। अगला प्रश्न है 65। ये कह रहा है कि पानी की अवस्था, पानी की अस्थायी कठोरता होती है क्या, पानी की अस्थायी कठोरता होती है क्या, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, या कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, या कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 है ना। देखिए, पानी की जो अस्थायी कठोरता है ना, उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवड़ों के कारण होती है, बाइकार्बोनेट के लवड़ के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है 66। तो ये कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। एक तरफ से एल्युमिनियम का जो, एल्युमिनियम का इसका है, तो देखिए ये होता है एल्युमिनियम का क्या होता है, तो ये होता है बॉक्साइट, अर्थात ए का क्या सम्मिलित हो जाएगा, बॉक्साइट, अर्थात ए का क्या सम्मिलित है, अर्थात थर्ड सबसे पहले आएगा। उसके बाद यूरेनियम। तो आप सभी लोग पता होगा यूरेनियम का जो क्या है, ये पिच ब्लेंड। यूरेनियम किससे सम्मिलित होगा, पिच ब्लेंड से होगा, अर्थात दो के बाद से देखिए तीन आएगा, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, थोरियम। तो थोरियम क्या है, थोरियम मोनोजाइट से होगा, ठीक है। थोरियम क्या होगा, मोनोजाइट से सुमिलित होगा, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद से 3 2 1, अब एक ही बचा है सीसा, तो सीसा का गैलेना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मतलब सी, अर्थात सी का गैलेना होगा, अर्थात 4, अर्थात 3 2 1 4, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। प्रश्न संख्या 67। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, या परमाणु ऊर्जा। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा ना जीवाश्मी ईंधन नहीं है। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, तो जैसे मतलब इसमें आता है पेट्रोलियम, जो ऑप्शन ए में दिया है, प्राकृतिक गैस, कोयला, और ये बनता कैसे है, तो देखिए लाखों वर्ष पूर्व मृत जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से ये बनते हैं। और इसके विपरीत जो देखिए परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम जो है मतलब प्रयोग किया था, और इसका ये जीवाश्म ईंधन नहीं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है पावरोटी या इडली के लिए गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है, उष्मा, घिसाई, यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, या गूथना। तो देखिए, पावरोटी या इडली के गूथे हुए गए आटों में फूलने का कारण होता है खमीर। क्या होता है, जिसे हम लोग ईस्ट को एक नाम और भी जाना जाता है, खमीर नाम से जाना जाता है। और ये कोशिकाओं की वृद्धि और उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको बोल दे रहा हूँ, ये है क्या। तो कह रहा है मेथेन में किस प्रकार का बंध होता है, एकल, डबल, ट्रिपल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मेथेन में जो होता है ना, ये डबल बंध होता है। मेथेन में क्या होता है, सॉरी, मेथेन में एकल बंध होता है।
देखिए मेथेन आप सभी लोग जानते हैं CH4 जो दिया है ये केंद्रीय कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जो 4 दिया है H4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है और कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, तो मेथेन में एकल बंध होता है। अगला है किण्वन प्रक्रिया में निम्न से कौन सा सहायता करता है? अभिक्रिया का तापक्रम निम्न रहता है, अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है, अभिक्रिया को गर्म करना है या किण्वों को मिलाना। तो देखिए किण्वन प्रक्रिया जिसमें ईस्ट और बैक्टीरिया उनके एंजाइमों द्वारा होती है और जिन्हें किण्वन कहते हैं और ये किण्वक की शर्करा एल्कोहल या एसिड में बदलते रहते हैं। तो इसमें कहा है कि निम्न से कौन सहायता करता है किण्वन प्रक्रिया में? तो किण्वकों को मिलना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन डी किसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 71। ये कह रहा है कि किस कोष में माइटोकांड्रिया का कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, ऊर्जा उत्पन्न करना, श्रवण उत्पन्न करना या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो देखिए किसी कोष में माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा का उत्पादन करना है जिसे एटीपी का मतलब जिसे एटीपी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कोशिका क्या पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को एक प्रश्न ये भी पूछता है कोशिका का पावर हाउस ये होता है कौन? ये माइटोकांड्रिया होता है। ये होता है क्या? माइटोकांड्रिया, जो कि उस पर दिया है इसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो बच्चा क्या होगा? वो लड़की होगी, वो लड़का होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 72 है ना, 72 कह रहा है कि यदि एक बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वो क्या होगा? तो वो लड़की होती है। ठीक है, वह लड़की होती है। X गुणसूत्र पैदा मिलता है तो क्या बनता है और वहीं Y गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है? अर्थात 24 + X होता है। ठीक है, आप सभी लोग देख पड़े होंगे, ये लड़की होती है और 20 लिखे ना, 24 होना तो 22 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 20 + X तो लड़की होगा और 20 प्लस यहाँ पे भी 22 ही होगा, 22 + Y अगर जो हो, ठीक है, ये लड़का होगा। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क या व्हेल। तो देखिए शार्क जो है ना वास्तविक मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मतलब उपास्थि मीन वर्ग की सदस्य है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मीन कौन से कारण? मीन मीन मतलब मछली। ठीक है, मीन मीन मछली एक तरह से हुआ, मछली वर्ग से संबंधित है तो शार्क है। 74 का अमीबा में भारत का अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका, सूत्रकणिका, पादाम में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में करता है, किसमें? खाद्य रिक्तिका में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अफीम प्राप्त होती है किससे? कोफिया अराबिका से, कैनाबिस सेटिवा से, थिया सिनुसिस या पैपावर सोमनीफेरस में। तो देखिए अफीम जो है ना, अफीम का जो अफीम जो पाया जाता है ये पैपावर सोमनीफेरम से, पैपावर सोमनीफेरम, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 76 करेगा मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या? कार्निया में, रेटिना में, पुतली में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जैसे कैमरे में फिल्म या सेंसर पर प्रतिबिंब बनता है वैसे ही मानव आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, किसमें? रेटिना पर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? सही। नेक्स्ट मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? प्यूपिल, कार्निया या सिलियरी मसल्स, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मानव आंख की जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है ना ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है, किससे? सिलियरी मसल्स, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68। ये कह रहा है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होती है? ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है और इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में देखा जाए तो मसूड़ों से खून आना, कमजोरी, त्वचा चकते इससे निकलने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि यह रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। ये कथन बिल्कुल कथन सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कौन सा प्रश्न है? 79 ना। 179 कह रहा है कि एक मिनट, तो देखिए इसका जो सही आंसर देखेंगे ना ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, CO2 अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। तो देखिए इसमें होता है क्या ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है और क्योंकि यह रक्त में ही हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, इसमें रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और मस्तिष्क तक अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने का कारण मतलब न पहुंच पाने के कारण क्या होता है? चक्कर आता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है।
अगला है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 13, 12, 11, सॉरी 31 या 33। तो देखिए मनुष्यों में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 80 है ना। देखिए कशेरुक रज्जु अर्थात रीढ़ की, अच्छा ये दूसरा हम देख रहे हैं लग रहा है। ये क्या है ना, वीडियो रुक गया था तो पता ना कहाँ तक इसमें हम लोग देखे थे। तो हम मान के चलते कि ये 81 तक हम लोग देख चुके थे। 81 प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, या रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम, या पासा, पोन्स मेंडुला, या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या कौन सा है? 81 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला मुख्य अंग होता है सेरेबलम, और सेरेबलम होता है, और अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। 82 का सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्या दे रहा है इसमें? आईजीएम, आईजीए, या आईजीजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 83, ये कह रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण होता है किसके? जीवाणु, विषाणु, कबूतर, सुअर। तो देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 83 है ना। देखिए मस्तिष्क ज्वर होता है ना, मेनिंजाइटिस, एक बहुत ही संक्रामक रोग है, और ये होता है आपका जीवाणु के कारण, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी के उपचार के लिए दी गई थी क्या? कैंसर, एड्स, या एनडीए। देखिए क्लिनिकल जो जीन थेरेपी थी किस बीमारी पर दी गई थी? तो देखिए पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी ना वो ये 1990 में का। तो 1990 में किसके लिए? एक 4 वर्षीय लड़की को एडिनोसिन डीएमिनीजेज एडीए एंजाइम की कमी के उपचार के लिए दिया गया था, अर्थात एडीए की एंजाइम की कमी के उपचार के लिए था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 85 के पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, या फास्फोरस। तो देखिए मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है, और यह क्लोरोफिल की संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 86। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या हाइड्रोजन। तो देखिए पृथ्वी पर भारी मात्रा में सौर ऊर्जा पहुंचती है, और हरी वनस्पतियां और प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसको ये बचाता है कौन? देखिए तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस बचाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ओजोन गैस पृथ्वी किस वायुमंडल में पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। 87 का है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? हरे जो पौधे होते हैं सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? 0.22%, 2.2%, या 22%, या 78%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी होगा। ठीक है। देखिए पृथ्वी पर भारी मात्रा में सौर ऊर्जा पहुंचती है, और हरी जो वनस्पतियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका केवल इसका बहुत छोटा हिस्सा ही प्राप्त करती हैं। तो इसलिए जो 1 से 2% होते हैं, या कभी कभी 2 से 5% भी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए दिया जाता है क्या? ऑक्सीजन, पीयूष ग्रंथि, या पीयूष अंतरस्राव, या एसीटीएच, या टीएसएच। तो देखिए मछली पालन में जब मछलियां कृत्रिम वातावरण जैसे तालाब या हैचरी में स्वाभाविक रूप से प्रजनन नहीं करती तो उन्हें प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसके लिए उन्हें पीयूष ग्रंथि के स्राव या आर्क का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 का रहा है कि ये देखिए मिलान करने वाला है, कर रहा है युग और विकल्प के साथ जोड़े मिलान करने के लिए। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षवाद का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए ए का क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए ए का 4 केवल सी में भी है, डी में है, ए बी में है नहीं है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किरणोत्सर्जन। तो देखिए किरणोत्सर्जन रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य मैडम क्यूरी ने किया था, इसलिए कौन हो जाएंगे? या तो बी का थर्ड। अब देखिए बी का थर्ड किसमें है? बी का थर्ड ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं जैव विकास क्या है। तो जैव विकास किससे संबंधित है? तो ये आपका जैव विकास टूस डार्विन से संबंधित है, और जननिक क्या है? मेंडल से संबंधित है, जननिक मेंडल से, इसलिए ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला 90 का खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है? 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30, 30 से 40, या 40 से 50। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए खमीरीकरण के लिए सबसे जो उत्तम तापमान होता है ना ये कितना होता है? ये होता है आपका 30 से 40 डिग्री, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, 30 से 40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न 91, ये कह रहा है कि अमेजन वर्षा में खोजी गई एनाकोंडा की नई प्रजाति नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा पहले ज्ञात ग्रीन एनाकोंडा से आनुवंशिक रूप से कितनी भिन्न है?
लगभग 2%, 5%, लगभग 10% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार जो ना नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा जो है, और ये पहले से ज्ञात सदर्न ग्रीन ग्रीन एनाकोंडा से लगभग लगभग कितना है, 5% भिन्न है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, भारत का पहला अत्याधुनिक नेशनल बायो बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या दिल्ली। तो देखिए प्रश्न संख्या 92 है ना, ये कह रहा है कि दिल्ली में स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने भारत में पहली आधुनिक नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है, और ये किया कहाँ पे, ये दिल्ली में ही किया गया, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 93 प्रश्न संख्या 93 अगला है, ये कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत हुई बी सरोजा देवी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हस्ती थी, साहित्य, राजनीति, सिनेमा या शास्त्रीय। तो देखिए बी सरोजा देवी कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री थी, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 94, 94 का रहा कि 5 मई 2025 से क्या है, 5 मई 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर भारत के पहले मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC के लॉन्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसके लिए सही कथन है ना, ये ऑप्शन में देख लेते हैं, ये डी है। इस PTC का उद्देश्य ऋण और आवास वित्त बाजारों को एकीकृत करना है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 का रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अर्थात IIFT के लिए एक नए ऑफ कैंपस की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी गई है। इसकी स्थापना की जो मंजूरी दी गई है ना, ये देखिए ये दिया गया है कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसके सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 96, खेल दिवस के अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, पटना, रांची, राजगीर या बोधगया में। तो देखिए 29 अगस्त, आप सभी लोग पता हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार के राजगीर में एक नए, राजगीर में कहाँ पे, तो राजगीर में एक नए खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया, और यह अकादमी जो है ना, ये विशेष रूप से बिहार और झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 97 अगला प्रश्न कौन सा है, 97 कह रहा है खेल दिवस के अवसर पर बिहार झारखंड, अच्छा ये तो हम लोग पढ़े थे। 97 कह रहा है कि 1 मई 2025 क्या है, 1 मई 2025 को रक्षा नेतृत्व परिवर्तनों के अनुसार भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसने संभाला था। इसका जो कार्यभार संभाला था किसने, ये एयर मार्शल तजिंदर सिंह। सीधे हम लोग ऑप्शन ही देख लेते हैं, एयर मार्शल तजिंदर सिंह, ऑप्शन ए क्या है, सी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि अच्छा यहाँ पे है ना, हाँ 98 प्रश्न संख्या कौन सा है, 98 का रहा है कि बिहार के किस जिले को शाही लीची की पहली खेप जून 2025 में हवाई मार्ग से लंदन के लिए निर्यात किया गया था। एक से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि शाही लीची जो बिहार का था, ये किस देश को निर्यात किया गया, सबसे पहला खेप तो लंदन को निर्यात किया गया, और किस जिले से था, ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या दिया इसमें, दिया है ऑप्शन जो दिया है इसमें दिया है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली या समस्तीपुर। तो देखिए इसका जो देखिए बिहार के जो GI टैग प्राप्त कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा सफलता मिली है, और इसी में मुजफ्फरपुर की जो विश्व प्रसिद्ध शाही लीची है, इसको सबसे पहला खेप कहाँ भेजा गया, लंदन में भेजा गया, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न 99 का है बिहार के किस कलाकार को बिहार कला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, जो उनके मधुबनी पेंटिंग में योगदान के लिए दिया गया। तो इसका जो क्या नाम है, शारदा सिन्हा, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी या अशोक कुमार सिन्हा। तो देखिए प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग कलाकार जो थी दुलारी देवी को उनके कला और संस्कृति विभाग द्वारा, मतलब इन दुलारी देवी को बिहार कला सम्मान 2025 सम्मानित किया गया, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए किस नए विंग का गठन किया गया, जो विशेष रूप से साइबर अपराध और फॉरेंसिक जांच पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो देखिए बढ़ते साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बिहार पुलिस ने एक समर्पित साइबर क्राइम एंड फोरेंसिक यूनिट का गठन किया गया है, और यह नई विंग नवीनतम तकनीकी और उपकरणों से लैस होगी, और इसका मेन उद्देश्य होगा साइबर क्राइम एंड फोरेंसिक यूनिट, मतलब इस संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और देखिए ये प्रश्न सेट नंबर 11 का दूसरा भाग था, पिछले सेट में हम लोग प्रश्न संख्या 61 तक देखे थे, और इसमें 60 तक था, और इसमें 61 से लेकर 100 तक हो गया। तो आज के लिए वीडियो हम लोग सेट नंबर 12 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।